Hello and welcome you all to Prashant's tutorial. Now in this video we will solve numerical on parts in parallel. Last video में हम parts in series पे numerical solve किए थे. हमारा chapter वही चल रहा है, stress and strain. Now एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं उन सभी को ये वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके. एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of my upcoming videos. So start करते हैं इस न्यूमेरिकल को. नो पार्ट्स इन पैरेलल में और पार्ट्स इन सीरीज़ में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही हम पार्ट्स इन सीरीज़ एंड पार्ट्स इन पैरेलल दोनों ही कंपोजिट बार्स के न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट्स इन सीरीज़ था, दूसरा पार्ट्स इन पैरेलल. सो पार्ट्स इन सीरीज़ में हमने क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के डायमीटर के, साइज़ के और मटेरियल के रॉड्स होते थे जो सीरीज़ में कनेक्टेड होते थे. नाउ पार्ट्स इन पैरेलल में हम देखेंगे रॉड्स होंगे जिनका कभी कभी लेंथ सेम भी होगा. नाउ ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हम कि ये दो रॉड है, दोनों पैरेलली लगे हुए हैं. लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे उसके अंदर जो भी मेंबर्स थे या जो भी कंप्लीट रॉड थे वो डिफरेंट टाइप के, वो डिफरेंट डायमीटर के रॉड्स थे और वो कनेक्टेड थे सीरीज़ में. बट यहाँ पे वो रॉड्स जो होंगे पैरेलल होंगे, राइट. सो अगेन मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ. सो दैट मेरा एम ये है कि आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए. आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी बुक से, अपनी यूनिवर्सिटी, आपके यूनिवर्सिटी में जो भी फेमस बुक होगी उस फेमस बुक से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर सकते हो. बट बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पे इसीलिए मैं बेसिक सम्स करा रहा हूँ. सो देखते हैं पार्ट्स इन पैरेलल के ये न्यूमेरिकल को. सो मैंने जैसा बताया कि पार्ट्स इन पैरेलल में हमारे जो मेंबर्स होते हैं, हमारे जो रॉड होते हैं वो पैरेलली लगे हुए होते हैं, राइट. सो क्वेश्चन रीड करते हैं. मैं आपको और भी क्लियरिटी दूंगा पार्ट्स इन पैरेलल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जैसे ही मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. 2 वर्टिकल रॉड्स आर ऑफ स्टील एंड द अदर ऑफ कॉपर आर रिजिडली फिक्स्ड एट द टॉप एज shown in the figure. A horizontal cross bar of copper fixed at the lower end carries a load of 6000 newtons such that the cross bar remains horizontal after loading. ये जो लाइन है इसको आप हाईलाइट करो. horizontal after the loading 6000 newtons such that cross bar remains horizontal after loading. Calculate the load shared by each rod. अब यहाँ पे हमको ये बोला है बेसिकली ऐसे 2 रॉड लगे हुए हैं. यहाँ पे एक कॉपर का रॉड है जिसके थ्रू ये दोनों फिक्स्ड है. नाउ डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन होगा. नाउ पार्ट्स इन पैरेलल के सम को सॉल्व करने के लिए हमको ये देखना है. क्वेश्चन में बोला है कि क्रॉस बार रिमेन्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर द लोडिंग. यहाँ पे इसने फिक्स किया हुआ है रिजिडली. अब ये 6000 न्यूटन लोड जो है लोअर वाले रॉड के ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है कि जो 6000 न्यूटन का लोड है वो इक्वली वो शेयर हो रहा है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी. नाउ हमको ये नहीं पता है कि दिस P इज इक्वल टू 6000 न्यूटन जो है वो स्टील पे कितना लग रहा है और कॉपर पे कितना लग रहा है. पर हमको जब पार्ट्स इन पैरेलल वाले सम्स सॉल्व करना होता है तो हमको इसी तरीके से कंसिडर करना है कि जो 6000 न्यूटन लोड है, 6000 न्यूटन लोड इज़ शेयर्ड बाय स्टील एंड कॉपर. बट कितना स्टील कितना लोड शेयर कर रहा है और कॉपर कितना लोड शेयर कर रहा है वो नहीं पता होता है. सो हम लोग P इज इक्वल टू PS प्लस PC लिख सकते हैं. एंड दैट PS एंड PC ही तो हमको फाइंड करना है. क्वेश्चन में वही बोला है कि कैलकुलेट द लोड शेयर बाय ईच रॉड. सो P इज इक्वल टू PS प्लस PC. बट PS और PC कितने प्रोपोर्शन से लोड शेयर कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं पता है, वही हमको फाइंड करना है, राइट. सो जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो देखते हैं हमको क्या करना है. पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 2 कंडीशंस याद रखनी होती है. एक P इज इक्वल टू PS प्लस PC. दूसरी चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि 6000 न्यूटन लोड क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दैट हॉरिजॉन्टल बार रिमेन्स this the bar which is connected at the ends will be remain horizontal even after the loading. So loading के बाद भी अगर ये horizontal रह रहा है इसका मतलब ये है कि 6000 न्यूटन जो लोड लग रहा है 6000 न्यूटन लोड की वजह से इस बार में और इस बार में जो भी डिफॉर्मेशन आएगा
दैट विल बी सेम। अगर इसमें जो भी चेंज इन लेंथ आता है वही सेम चेंज इन लेंथ इसमें भी आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट आपका ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है और लोडिंग के बाद भी ये क्वेश्चन में बोला है कि ये रॉड जो है आपका हॉरिजॉन्टली रहने वाला है। अगर सपोज करो इसका लेंथ कम होता है तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। अगर सपोज करो इसका लेंथ कम होता है तो ये इस तरीके से टिल्टेड हो जाएगा। बट हॉरिजॉन्टल है, दैट मीन्स इसका चेंज इन लेंथ और इसका चेंज इन लेंथ क्या हुआ है, सेम हुआ है। तो आप जितने भी पार्ट्स इन सीरीज पार्ट्स इन पैरेलल के सम सॉल्व करोगे आपको वहाँ पे दो कंडीशन मिलेगी। एक तो दोनों के चेंज इन लेंथ में रिलेशन दिखेगा और जो भी चेंज इन लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आपको हर एक टाइप के पार्ट्स इन पैरेलल वाले सम में ये एक कंडीशन दिखेगी कि आपको जो भी चेंज इन लेंथ मिल रहा है दोनों ही रॉड में, कहीं कहीं पे 3 रॉड भी होते हैं तो वो चेंज इन लेंथ क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। और एक कंडीशन आपकी ये रहेगी कि टोटल P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी। नाउ हमको ये देखना है कि डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ इन स्टील एंड चेंज इन लेंथ इन कॉपर है उसको कैसे यूज़ करना है। सो डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ कॉपर, करेक्ट। नाउ डेल्टा एल ऑफ स्टील इज पी एस इंटू length of steel upon area of steel into elasticity of steel equal to force P of C into L of C upon A of C into A of C, करेक्ट। now इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में हमको एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमको AS की वैल्यू या AC की वैल्यू कभी भी पुट नहीं करनी है। हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ, सो PS अपॉन AS इज़ नथिंग बट योर सिग्मा S इंटू एल एस अपॉन ई एस, और ये पी सी अपॉन ए सी इज सिग्मा C इंटू एल सी अपॉन ई सी, करेक्ट। सो मैं सिग्मा S को यहीं पे रहने देता हूँ एंड सिग्मा C इस तरफ रहेगा आपका। सो एल एस और ई एस जब इस तरफ जाएगा तो ये ई एस अपॉन एल एस हो जाएगा एंड दैट एल सी अपॉन ई सी एज इट इज़ रहेगा, करेक्ट। सो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पे चेंज लेंथ जो होता है वो सेम नहीं होता है। चेंज इन लेंथ हमेशा सेम होगा बट जो लेंथ होगा, जैसे यहाँ पे स्टील का लेंथ इतना है तो कहीं कहीं पे आपको कॉपर का लेंथ ज़्यादा दिखेगा, करेक्ट। तो वैसे क्वेश्चन भी नेक्स्ट वाला टाइप में वैसा भी कराऊंगा। तो जहाँ पे लेंथ जो रहता है वो सेम नहीं रहता है, बट अगर लेंथ सेम रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ ई एस अपॉन ई सी, ई एस अपॉन ई सी हम देख सकते हैं ये आपका है ई एस अपॉन ई सी, करेक्ट। सो सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी। ई एस की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁵ और ई सी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁵ इंटू सिग्मा सी। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिग्मा एस इज इक्वल टू समथिंग इंटू सिग्मा सी मिलेगा। सो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाता है, राइट। नाउ दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, लोड शेयर्ड विल बी समीशन ऑफ लोड शेयर्ड विल बी दैट कंप्लीट लोड विल बी समीशन ऑफ लोड शेयर्ड बाय ईच रॉड। सो P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी। हमको एक चीज़ पता है पी एस प्लस पी सी, हमको एक चीज़ ये पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सो P को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, पी एस की जगह पे मैं सिग्मा एस इंटू ए एस लिख देता हूँ, प्लस पी सी की जगह पे मैं सिग्मा सी इंटू ए सी लिख देता हूँ, करेक्ट। सो यहाँ से सिग्मा एस की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू को मैं सिग्मा एस की जगह पे पुट कर दूँगा, राइट, और इंटू ए एस कर दूँगा प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी कर दूँगा। तो यहाँ से जो भी इक्वेशन मिलेगा मुझे वो इक्वेशन प्योरली इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सी मिलेगा। P का वैल्यू मुझे पता है 6000 न्यूटन। सो अब मुझे ये वैल्यू 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁵ अगर हम करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है दैट वैल्यू विल बी नियर अबाउट ई एस अपॉन ई सी। 10⁵ ही है, ये कट हो जाएगा 2/1। सो ये आपको वैल्यू मिल जाती है 2। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ सिग्मा एस की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी, करेक्ट। नाउ इस सिग्मा सी की वैल्यू देखते हैं, ए ऑफ एस है ना ये,
सो ए ऑफ एस, सो ए ऑफ एस की वैल्यू हमको निकल सकती है, क्या होगी, π/4 d का स्क्वायर, डायमीटर इसका कितना है 30, इसका भी डायमीटर कितना है सेम, π/4 30 का स्क्वायर। सो एक ही अननोन बचा सिग्मा सी, सो आपको यहाँ से सिग्मा सी मिल जाएगा। आपको जैसे ही सिग्मा सी मिलेगा तो सिग्मा सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको सिग्मा एस मिल जाएगा। वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से आपको सिग्मा एस मिल गया, राइट। नाउ आपको सिग्मा सी मिल गया और सिग्मा एस मिल गया, तो हमको पता है अब क्या फाइंड करना है, पी एस और पी सी। सो सिग्मा सी इज़ नथिंग बट पी सी अपॉन ए सी, सिग्मा एस इज़ नथिंग बट पी एस अपॉन ए एस। सो आपको पी एस फाइंड करना है, अगर पी सी फाइंड करना है तो पी सी इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए सी, एंड आपको अगर पी एस फाइंड करना है सो सिग्मा एस इंटू ए एस। तो यहाँ से आपको पी सी मिल जाएगा और पी एस मिल जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से हम स्ट्रेस भी फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील फाइंड कर सकते हैं। और एक बार स्ट्रेसेस हमको स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन कॉपर फाइंड हो गया, तो हम लोड शेयर्ड बाय कॉपर एंड लोड शेयर्ड बाय स्टील भी हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आप ये कैलकुलेशन करके आपको पी सी और पी एस की वैल्यू लानी है। नाउ आपको मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ पी सी और पी एस का। सो सिग्मा सी कम्स 2.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा सी 2.83 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एस 2.83 मल्टीप्लाई करेंगे 2.283 से, 2.83 इंटू आपको वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एस की 5.66 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और पी सी की वैल्यू आपकी आती है 2 × 10⁻³ न्यूटन, यानी कि 2 किलो न्यूटन, एंड पी एस की वैल्यू आपकी आती है 4 × 10⁻³ यानी कि 4 किलो न्यूटन, करेक्ट। तो इस तरीके से हम ये सम सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ऐसा था कि जो हमारा रिजिड सपोर्ट था वो ऊपर की साइड में था और ये जो लोड था वो नीचे की साइड में था, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता था कि वो जो रॉड्स थे, रॉड्स के ऊपर कैसे लोड आते थे, ऊपर की तरफ फिक्स था, ये रॉड यहाँ ऊपर की तरफ फिक्स था और इस तरीके से लोड यहाँ पे आ रहा था 6000 न्यूटन। तो यहाँ ऊपर से फिक्स होने की वजह से लोड हैंग हो रहा था। तो इस रॉड के ऊपर कौन सा लोड आ रहा था, टेंसाइल लोड। अगर इस रॉड का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो लोड नीचे खींच रहा है 6000 न्यूटन लोड, अगर ये सपोज करो स्टील का है, ये कॉपर का है, तो ये पी एस डाउनवर्ड है, सेम रिएक्शन पी एस ऊपर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, टेंसाइल फोर्सेस आ रहे थे, इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और जो चेंज इन लेंथ रहेगा वो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा। बट ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, और इस क्वेश्चन में और एक चीज़ देखा था हमने कि खाली 2 ही रॉड थे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 रॉड है। और एक चीज़ देखा था कि इस रॉड में हमको दोनों के लेंथ दोनों रॉड के सेम दिख रहे हैं, बट यहाँ पे स्टील के जो रॉड हैं उनके लेंथ सेम है, बट कॉपर का जो रॉड है उसका लेंथ अलग है। और यहाँ पे 3 रॉड है, यहाँ पे 2 ही रॉड है, राइट। ये डिफरेंस हमको लास्ट क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में दिखा। अब ये क्वेश्चन में एक चीज़ और देखते हैं कि स्टील है, ये स्टील है और ये कॉपर है। तो वहाँ पे जब टेंसाइल फोर्स आ रहा था तो यहाँ पे कैसा फोर्स आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि रिजिड सपोर्ट डाउनवर्ड है, साइड में है, और 20 किलो न्यूटन का लोड ऊपर से इसके ऊपर पड़ रहा है। तो 20 किलो न्यूटन का लोड जब ऊपर से पड़ेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट है, तो ये इस बार को क्या करेगा, ये
कॉम्प्रेस करेगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन में तो हमको लिखा हुआ था कि दैट हॉरिजॉन्टल बार विल रिमेन हॉरिजॉन्टल इवन आफ्टर लोडिंग, बट यहाँ पे इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 2 स्टील रॉड एंड 1 कॉपर रॉड ईच ऑफ 20 mm डायमीटर टुगेदर सपोर्ट अ लोड ऑफ 20 kN। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट हो गया है। फाइंड द स्ट्रेसेस इन द रॉड एंड यस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया, इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर दिया है गीगा पास्कल में। सो 20 kN लोड जब आ रहा है तो वो 20 kN जो लोड पड़ रहा है वो तीनों के ऊपर पड़ रहा है, तो तीनों के ऊपर जब लोड जब आएगा वो, तो दैट लोड शेयर्ड विल बी P इज इक्वल टू लोड शेयर्ड विल बी PS। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, लोड शेयर्ड विल बी PS प्लस PC प्लस PS, दैट P विल बी 20 kN। सो अब ये जब 20 kN का लोड इस तरीके से पड़ेगा जब इसके ऊपर, तो वो जो चेंज इन लेंथ कॉम्प्रेस करके इसका लेंथ जो डिक्रीज़ करेगा, इसका जो लेंथ डिक्रीज़ करेगा, इसका जो लेंथ डिक्रीज़ करेगा, वो एग्जैक्टली तीनों में सेम चेंज इन लेंथ आने वाला है। तो मैंने बताया कि आपको लास्ट वाले प्रॉब्लम में कि आपको जितने भी पार्ट्स इन पैरेलल के सब मिलेंगे, सब में चेंज इन लेंथ का जो है एक हमको कंडीशन मिलेगा कि चेंज इन लेंथ सारे रॉड्स का सेम है, एंड लोड शेयर्ड विल बी समीशन ऑफ ऑल द लोड शेयर्ड इक्वल टू दी टोटल लोड। सो ऐसी दो कंडीशन हमको पार्ट्स इन पैरेलल के सम में मिलेगी, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं हम। P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी प्लस पी एस। नाउ पी एस दोनों को मैं एक साथ ला दूँ, सो P इज इक्वल टू 2PS प्लस पी सी, राइट है। नाउ सेम आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। So from diagram we can see that delta L of steel will be equal to delta L of copper। now जैसे यहाँ पे P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी किया था हमने, उस तरीके से डेल्टा L ऑफ C इज इक्वल टू डेल्टा L ऑफ C इज इक्वल टू डेल्टा L ऑफ S ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम इतने से ही हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब मैं स्टील की बात कर रहा हूँ तो ये स्टील दोनों स्टील इसमें कंसीडर हो जा रहा है। या तो मैं वो साइड वाला स्टील लेके कंसीडर करूँ या तो मैं ये साइड के स्टील को लेके कंसीडर करूँ। डायमीटर क्वेश्चन में हमको दिख रहा है, क्वेश्चन में उसने जो डायमीटर बोला है उसने बोला है 2 स्टील रॉड एंड 1 कॉपर रॉड ईच ऑफ 20 mm डायमीटर टुगेदर सपोर्ट अ लोड ऑफ 20 kN। मतलब दोनों का डायमीटर जो है सेम ही है, और कितना है दोनों का डायमीटर, ईच ऑफ 20 mm डायमीटर, करेक्ट है। सो हमको खाली एक ही डेल्टा एल ऑफ एस लेना है। डेल्टा एल ऑफ एस इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ सी किया हमने। सो पी ऑफ एस इंटू एल ऑफ एस अपॉन ए एस इक्वल टू पी सी एल सी अपॉन ए सी ई सी, राइट। नाउ यहाँ पे हम एल एस और एल सी को कैंसिल नहीं कर सकते जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कर दिया था। अगेन यहाँ पे पी एस अपॉन ए एस और पी सी अपॉन ए सी है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, सिग्मा एस इंटू एल एस अपॉन ई एस इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एल सी अपॉन ई सी। सो सिग्मा एस विल बी इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी into LC upon LS into sigma C. So sigma S is equal to, now EC upon ES। EC की वैल्यू कितना बताया था उसने, EC की वैल्यू was given as, ES was given 210 GPa and EC was given 110 GPa। अब ये GPa क्या होता है, GPa स्टैंड्स फॉर गीगा पास्कल एंड 1 GPa इज इक्वल टू 10⁻³ MPa, राइट। सो अगर इसको 210 को GPa को हमको मेगा पास्कल में लेने जाना है तो इसको 210 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, तो ये MPa में आ जाएगा। ऐसे ही ये भी हो जाएगा 110 इंटू 10⁻³
MPa, करेक्ट। नो अब ES की वैल्यू हमको दी है 210 अपॉन ES अपॉन EC करना है 110 इंटू LS की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील इज़ 2 मीटर, सो 2000 अपॉन सिग्मा S इज इक्वल टू ES 210 इंटू 10⁻³ अपॉन 110 इंटू 10⁻³ इंटू LC, लेंथ ऑफ कॉपर इज़ 1.5 मीटर है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 mm डिवाइड बाय 2 मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे 2000 हो जाएगा इंटू सिग्मा C। नाउ देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। सो सिग्मा S इज इक्वल टू ये कैलकुलेशन करके आप सिग्मा S इन टर्म्स ऑफ सिग्मा C लिखो। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद में जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ 1.4318। सो सिग्मा S इज 1.4318 टाइम्स ऑफ सिग्मा C। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमको पता है P इज इक्वल टू 2PS प्लस PC। सो P इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा S इंटू AS प्लस PC। PC की जगह पे आ जाएगा सिग्मा C इंटू AC, राइट। सो सिग्मा S की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटू 1.4318 इंटू सिग्मा C प्लस सिग्मा C इंटू AC, यहाँ पे आपका AS प्लस सिग्मा C इंटू AC, करेक्ट। नाउ सिग्मा C एक ही अननोन है और AS एंड AC की वैल्यू हमको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, π/4। डायमीटर कॉपर का कितना डायमीटर है और स्टील का डायमीटर कितना है, क्वेश्चन में बोला है ईच ऑफ 20 mm डायमीटर, π/4 20 स्क्वायर। सो आपको P की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से कैलकुलेशन के बाद में, सॉरी सिग्मा P की वैल्यू आपको पता है, तो P कितना है 20 इंटू 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन में है तो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। सो खाली एक ही अननोन है, खाली सिग्मा C की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी कैलकुलेशन के बाद, और सिग्मा C की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो सिग्मा C की वैल्यू यहाँ पुट करना है तो आपको सिग्मा S मिल जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली सिग्मा C एंड सिग्मा S की वैल्यू बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सिग्मा C इज़ 16.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड सिग्मा S इज़ 23.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमको सिग्मा C और सिग्मा S मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, खाली फाइंड द स्ट्रेसेस इन ईच रॉड। अगर हमको स्ट्रेस मिल गया, अगर हमको फोर्स निकालना है सिग्मा C, इस स्टील में फोर्स कितना है, सो PS इज इक्वल टू सिग्मा S इंटू AS करेंगे तो PS आ जाएगा आपका, एंड PC अगर निकालना है तो सिग्मा C इंटू AC करेंगे तो हमको PC मिल जाएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। इसके बाद हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थर्ड टाइप क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कॉन्क्रीट कॉलम इज़ लोडेड एक्चुअली बाय अ लोड P, यानी कि ये एक कॉन्क्रीट कॉलम है और इस कॉन्क्रीट कॉलम का जो टॉप व्यू है या फिर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो हमको यहाँ दिख रहा है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 230 mm बाय 230 mm है। एंड आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, एज शोन इन फिगर फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एक्सीडिंग स्टील स्ट्रेस बाय 260 megapascal, स्टील स्ट्रेस बाय 260 megapascal
एंड कॉन्क्रीट स्ट्रेस बाय 40 मेगापास्कल, टेक EC यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, C फॉर कॉन्क्रीट, इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट एज 1 × 10⁴ मेगापास्कल एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज 2 × 10⁵ मेगापास्कल. ऑल्सो फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉलम, यानी कि ये पूरा कॉलम के अंदर जो चेंज इन लेंथ आएगा वो फाइंड करना है. एंड लोड शेयर्ड बाय ईच, यानी कि लोड शेयर्ड बाय दिस कॉन्क्रीट. इसके अंदर आपको एक चीज़ मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में. अ कॉन्क्रीट कॉलम इज, ये रेनफोर्सिंग है यहाँ पे. ये जस्ट डायग्राम में बताया हुआ है कि 4 स्टील वायर्स ऑफ 20 mm ईच डाया, यानी कि दिस कॉन्क्रीट इज रेनफोर्स्ड बाय 4 स्टील वायर्स और 4 स्टील रॉड्स ऑफ 20 mm डायमीटर. हम देख सकते हैं ये कॉन्क्रीट कॉलम जो है इसमें स्टील के 4 वायर्स डाले हुए हैं, रेनफोर्स किया हुआ है 20 mm ईच डाया के. सो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू में हमको दिख रहा है. दिस इज़ 20 mm, 20 mm, 20 mm के ऐसे 4 वायर्स रेनफोर्स किए हुए हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग पर्पस. नाउ इस क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि अ कॉन्क्रीट कॉलम इज लोडेड एक्चुअली बाय लोड P एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P. यानी कि ये जो P वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. बट अप्लाई करते वक्त एक कंडीशन याद रखनी है दैट कि विदाउट एक्सीडिंग स्टील स्ट्रेस बाय 260 मेगापास्कल, यानी कि इसके ऊपर जब हम P अमाउंट का मैक्सिमम लोड कितना डाल सकते हैं, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो आपका स्ट्रेस ऑन स्टील आने वाला है दैट शुड नॉट एक्सीड 260 मेगापास्कल, एंड जो स्ट्रेस ऑन प्योरली कॉन्क्रीट आने वाला है दैट शुड नॉट एक्सीड 40 मेगापास्कल, क्योंकि स्टील की जो स्ट्रेस की लिमिट है वो 260 मेगापास्कल है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है लोड उसके ऊपर. एंड कंक्रीट की जो स्ट्रेस की लिमिट है 40 मेगापास्कल है. ये दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम P की मैक्सिमम वैल्यू कितना डाल सकते हैं इस कॉलम के ऊपर, सो दैट ये कंक्रीट का कॉलम जो है फेल ना हो और ये दोनों कंडीशंस को 260 और 40 मेगापास्कल वाले को फॉलो कर सके. राइट. ऑल्सो फाइंड द चेंज इन लेंथ, यानी कि इसका चेंज इन लेंथ फाइंड करना है. चेंज इन लेंथ यानी कि अगर हम अगर हम इसका स्ट्रेस फाइंड कर लेते हैं, या फिर हमको चेंज इन लेंथ का तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू PL/AE. सो वहाँ से हम चेंज इन लेंथ फाइंड कर लेंगे. एंड लोड शेयर्ड बाय ईच, हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में वही फाइंड किया था, लोड शेयर्ड ही फाइंड किया था, तो इसमें भी वही चीज़ करना है. बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. अब बाकी के क्वेश्चंस में क्या होता था कि हमको आइदर खाली स्ट्रेस फाइंड करना होता था, बट यहाँ पे इसने कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे कंपोजिशन किसका है, कंक्रीट और स्टील का. स्टील की मैक्सिमम लिमिट उसने दे दिया है और कंक्रीट की मैक्सिमम लिमिट उसने दे दिया है. और ये कुछ डिज़ाइन काइंड ऑफ का सम है, मतलब जैसे हम स्टार्टिंग के पहले या दूसरे वीडियो में हमने डिज़ाइन टाइप के सम सॉल्व किए थे, ये उस टाइप का कुछ सम है. यहाँ पे डिज़ाइन करना है. ये वैल्यू जो है स्टील की वैल्यू 260 मेगापास्कल कंसीडर करते हुए और कंक्रीट की वैल्यू 40 मेगापास्कल कंसीडर करते हुए P आप कितना से कितना लोड ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हो वो फाइंड करना है. नाउ देखते इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आप क्वेश्चन नोट कर लो. नाउ देखते डेटा क्या गिवन है. इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है सिग्मा एस इज इक्वल टू 260 मेगापास्कल. मैंने देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है सिग्मा एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 260 मेगापास्कल. सिग्मा सी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40 मेगापास्कल. ES और EC तो गिवन है. नाउ ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे थे ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग डिफरेंस नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़े लास्ट टाइम की क्वेश्चन की तरह. सो देखते हैं कि अब अगर लास्ट टाइम के क्वेश्चन में हम देखें तो क्या हो रहा था कि कॉपर का रॉड एक तरफ था, एक तरफ स्टील का रॉड था, और दोनों एक साथ में लोड ले रहे थे ना, दोनों सेपरेट थे. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्रीट है और कंक्रीट के अंदर में स्टील के रॉड्स है. तो अगर वो स्टील के रॉड्स भले से कंक्रीट के अंदर ही हैं तो क्या हुआ है, तो स्टील की लेंथ के पैरेलली, राइट. अगर स्टील से जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं अगर ऐसा करूँ कि ये जो कंक्रीट दिख रहा है, इस कंक्रीट के कॉलम में से मैं स्टील के रॉड्स को निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ स्टील के रॉड्स, और ये कंक्रीट को जो है मैं एक तरफ रख दिया, तो ये क्वेश्चन जो है सेम आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बन गया, राइट. और लोड इसके ऊपर आ रहा है, तो लोड आने की वजह से जो भी लोड होगा दैट P विल बी इक्वल टू PC प्लस
पी एस, तो सेम क्वेश्चन ही हो गया, राइट। तो एंड दैट पी जो इनके अंदर चेंज इन लेंथ लाने वाला है कॉम्प्रेस करके, दैट विल बी ऑल्सो सेम। सो ये एकदम एग्जैक्टली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बट इसमें हमको एक कंडीशन दी है कि ये जो पी लोड फाइंड करना है, इस पी का वैल्यू फाइंड करते वक्त हमको ध्यान देना है कि जब हम पी का वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो पी जो है इतना वैल्यू डालेंगे कि कंक्रीट जो है, कंक्रीट के ऊपर लोड 260 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्टील के अंदर लोड जो है 260 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कंक्रीट के अंदर लोड जो है 40 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस यही एक चीज़ न्यू है। नाउ आप लास्ट वाले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो आपको एक डाउट आ सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला था, सारे पार्ट्स इन पैरेलल वाले सम ऐसे ही सॉल्व करना है कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ हमको दिख रहा है, दो कंडीशन होती है, एक पी इजिकल टू पी सी प्लस पी एस, और दूसरी कंडीशन होती है कि चेंज इन लेंथ सबका सेम रहने वाला। तो मैं डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ सी यानी कि कॉन्क्रीट इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ योर स्टील, करेक्ट। नाउ एक चीज़ आपको डाउट आ सकता है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्टील के दो रॉड्स थे, तो मैंने कैसे किया था, P इज इक्वल टू पी सी प्लस पी एस करके मैंने पी सी प्लस 2PS कर दिया था। तो नाउ आपको डाउट आ सकता है कि यहाँ पे 4 स्टील के रॉड्स हैं, तो मैंने P इज इक्वल टू पी सी प्लस पी एस प्लस पी एस प्लस पी एस प्लस पी एस करके पी सी प्लस 4PS क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पूरे जो चारों के चारों डायमीटर को एक साथ कंबाइन कर दिया है और उनको कंबाइनली कंसीडर करके एक अलग मटेरियल कंसीडर कर लिया है PS। नाउ PS के अंदर जो फोर्स PS है, दैट फोर्स PS विल बी कंबाइंड ऑफ ऑल दीज 4 रॉड्स। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 4PS नहीं लिया है, राइट। सो ये वाले सम से और लास्ट वाले सम से कंफ्यूज नहीं होना, करेक्ट। सो नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे डेल्टा L ऑफ C इज इक्वल टू डेल्टा L ऑफ S करते हैं। सो P ऑफ C इंटू L ऑफ C अपॉन AC इज इक्वल टू PS LS अपॉन AS ES। ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको जब कंक्रीट और स्टील का कॉम्बिनेशन पूछेगा तो उस वक्त आपको एक मॉड्यूलर रेशियो करके वर्ड रहेगा, आपको रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, वो ES अपॉन EC होता है, यानी कि इलास्टिसिटी एंड कंक्रीट के रेशियो को हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये दोनों के रेशियो को हम मॉड्यूलर रेशियो कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये जो रेशियो है ES अपॉन EC, दैट इज़ नथिंग बट मॉड्यूलर रेशियो। तो इस क्वेश्चन में उसने आपको मॉड्यूलर रेशियो नहीं बोला, बट कहीं कहीं पे वो मॉड्यूलर रेशियो डायरेक्टली दिया होता है, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है। नाउ कैलकुलेशन करने के बाद हमको सिग्मा एस की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ C, सिग्मा एस इज इक्वल टू 11.11 सिग्मा C, राइट। सो अब मैं ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेल्टा एल ऑफ C रखा था, यहाँ पे डेल्टा एल ऑफ S रखा था, बट बाद में मैंने फाइनली कैलकुलेशन करने के टाइम पे मैंने सिग्मा एस को इस तरफ रख दिया और बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे सेंड करके सिग्मा एस को सिग्मा सी के टर्म्स में लिख दिया। मैंने ऐसा डेलिबरेटली किया है। आपको मैं डायरेक्टली अगर सिग्मा एस की वैल्यू यहाँ से 260 मेगापास्कल लेके सिग्मा सी फाइंड कर दूँ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट मुझे वैसा नहीं करना है। मुझे डेलिबरेटली आपको एक प्रॉब्लम में डाल के देन अंडरस्टैंड करवाना है। सो सपोज़ करो सिग्मा एस की वैल्यू हमको इधर पे 11.11 सिग्मा सी है, तो मैं सिग्मा एस की वैल्यू अगर यहाँ पे 260 पुट करूँ तो मुझे सिग्मा सी की वैल्यू आएगी। बट मैं एक दूसरी चीज़ करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिग्मा एस की जगह पे एज इट इज़ रहने देता हूँ 11.11, सिग्मा सी की वैल्यू पुट करता हूँ। सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है, 40 है, राइट। सो मेरे पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, या तो मैं सिग्मा एस की वैल्यू पुट कर सकता था या तो मैं सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर सकता था, राइट। तो चलो मैंने सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर दी। सिग्मा सी की वैल्यू पुट करेंगे अगर तो 11.11 मल्टीप्लाई बाय 40 करने पे हमारी जो वैल्यू आती है, और ये 40 क्या है, 40 इज़ वैल्यू ऑफ सिग्मा सी, हमने यहाँ से लिया 40 मेगापास्कल। सो आपकी वैल्यू आती है 444.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ सिग्मा एस की वैल्यू हमको कितना मिल रही है, 444.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ ये हम इस वैल्यू को इससे कंपेयर करते हैं,
इससे कंपेयर करने पे बाद हमको क्या दिखता है कि सिग्मा एस की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 260 मेगापास्कल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था यू हैव टू फाइंड द लोड P in such a way that that stresses in steel should not exceed more than 260 megapascal and stresses in concrete should not exceed more than 40 megapascal. तो अगर मैं सिग्मा एस ये वाले इक्वेशन नंबर 1 में सिग्मा सी की वैल्यू 40 मेगापास्कल रख के सॉल्व करता तो सिग्मा एस की वैल्यू जो मिलती है 444.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलती है, विच इज़ हायर देन 260 megapascal, hence not safe for steel. सो हम सिग्मा एस की सिग्मा सी की वैल्यू 40 रख के डिज़ाइन करेंगे क्या? अगर हम सिग्मा सी की वैल्यू 40 रख के डिज़ाइन करते हैं तो हमको 444 वैल्यू मिलती है। और ऐसा अगर हम डिज़ाइन कर देंगे और जब कंक्रीट के ऊपर उतना लोड पी डालेंगे तो क्या होगा कि स्टील तो ठीक है, कंक्रीट तो ठीक है सर्वाइव कर जाएगा 40 मेगापास्कल पे, क्योंकि उसने बोला है कि कंक्रीट का वैल्यू जो है 40 मेगापास्कल से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो मैंने चलो कंक्रीट की वैल्यू तो 40 मेगापास्कल लेके सॉल्व कर दी, 40 मेगापास्कल कंक्रीट हो गया, मतलब कंक्रीट के ऊपर 40 से ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है। बट स्टील के ऊपर 444 लोड आएगा तो स्टील तो फेल हो जाएगा, और एक बार स्टील फेल हो गया तो पूरा का पूरा लोड खाली अकेले कंक्रीट पे आ जाएगा। जब पूरा का पूरा लोड अकेले कंक्रीट पे आ जाएगा तो कंक्रीट भी फेल हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो कॉलम रहेगा वो पूरा का पूरा कॉलम फेल हो जाएगा। तो ऐसी डिज़ाइन करना क्या सेफ़ होगा? नहीं। सो हमको क्या करना पड़ेगा? नाउ इसी इक्वेशन नंबर 1 में नाउ सिग्मा एस इज़ इक्वल टू 260 मेगापास्कल रख के हम सॉल्व करेंगे। सो सिग्मा एस की जगह पे अगर मैं 260 मेगापास्कल रखता हूँ और तो सिग्मा सी की वैल्यू क्या मिलती है हम देखते हैं। 260 डिवाइड बाय 11.11 इक्वल टू, सो सिग्मा सी की जो वैल्यू हमको मिलेगी कैलकुलेट करके 260 डिवाइड बाय 11.11 इक्वल टू दैट कम्स टू 23.40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ सिग्मा सी की जो वैल्यू मिल रही है 23.40 is less than or equal to 40 megapascal, hence it is safe, right? so हमको सिग्मा एस की वैल्यू मिल गई, यानी कि हम सिग्मा एस को 260 मेगापास्कल लेके डिज़ाइन कर देंगे, और सिग्मा सी की वैल्यू मिल गई हमको, सिग्मा सी इज इक्वल टू 23.40 मिल गई हमको, राइट? सो सिग्मा सी और सिग्मा एस की जब एक्चुअल वैल्यू मिल गई, यहाँ पे तो जो वैल्यू दी थी वो इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन दिया हुआ था, बट ये जो वैल्यू हमने निकाला ये हमने कैलकुलेशन से एक्चुअल वैल्यू निकाली सिग्मा एस की। सिग्मा एस का दिया हुआ था बट सिग्मा एस को कंसिडर करते हुए हमने सिग्मा सी निकाला, तो सिग्मा एस भी सेफ़ है और सिग्मा सी भी सेफ़ है। तो इस तरीके का स्ट्रेस फाइंड करते हुए हम लोग जो लोड डालेंगे दैट लोड विल बी सेफ लोड। ना हम देखते हैं, हमको बोला क्या था क्वेश्चन में, फाइंड दी दैट मैक्सिमम लोड पी। सो दैट मैक्सिमम लोड पी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नाउ आप ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। सो पी एस वी नो दैट पी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू ए एस। नाउ सिग्मा एस हमको मिल गया 260 इंटू एरिया ऑफ स्टील, ए एस फॉर एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील कितना है? 1256.64। तो यहाँ से हमको पी एस मिल जाएगा, इसमें मिलेगा न्यूटन में, बिकॉज एरिया इज एन mm स्क्वायर एंड सिग्मा एस इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, नहीं कि मेगा पास्कल। मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो नाउ पी सी फाइंड करते हैं। पी सी इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए सी। सो सिग्मा सी का वैल्यू हमको मिला है कितना? 23.40। यहाँ पे हम 40 मेगापास्कल नहीं लेंगे, हमने जो फाइंड किया है, जो सेफ वाला फाइंड किया है, दैट 23.40 वही लेंगे, राइट? नाउ ए सी की वैल्यू क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट मैं आपको समझा दूँ कि
ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया 230 का स्क्वायर कर देंगे तो पूरे के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर मैं स्टील की एरिया माइनस कर दूँ तो हमको प्योरली कंक्रीट की एरिया मिल जाएगी। तो वही मैंने किया है, एरिया ऑफ कंक्रीट इज़ एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ कंक्रीट इज़ इक्वल टू 230 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील हमने कैसे निकाला है, एक स्टील का डायमीटर कितना हो गया, π/4 d स्क्वायर। नाउ ऐसे 4 है, इसके लिए 4 मल्टीप्लाई बाय π/4 d स्क्वायर मैंने किया है, तो आपको एरिया ऑफ स्टील मिल गया। नाउ एरिया ऑफ कॉलम में से एरिया ऑफ स्टील माइनस करेंगे तो हमको एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा, करेक्ट। सो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना है, 51643.36। 516, एक सेकेंड, 51643.36। सो आपको पीसी मिल जाएगा यहाँ से इन न्यूटन। सो आप ये कैलकुलेशन करके पीएस एंड पीसी निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमको एक ऑलरेडी पता था ये कंडीशन। सो ये कंडीशन दूसरी कंडीशन है आपकी। सो P इज़ इक्वल टू पी एस प्लस पी सी कर देंगे तो हमको P की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ना आपको डायरेक्टली पी एस एंड पी सी की वैल्यू बताता हूँ। सो पी एस की वैल्यू आपकी आती है कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डायरेक्टली P की वैल्यू मैं बताता हूँ, 1535.18 इंटू 10⁻³ 10⁻³ है तो ये न्यूटन है। अगर 10⁻³ हटा देंगे तो वो किलो न्यूटन हो जाएगा। नाउ दिस कैलकुलेशन यू कैन डू एंड दिस कैलकुलेशन यू कैन डू। सो पी एस और पी सी की एक बार वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे तो आपको सेम चीज़ आने वाली है, राइट। या फिर इसको एक अलग तरीके से भी हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। P की जगह पे हम रख सकते थे, ये इक्वेशन की जगह पे हम रख सकते थे P इज़ इक्वल टू पी एस की जगह पे हम टर्म रख सकते थे, इसी की जगह पे हम ये वाला टर्म रख सकते थे, तो हमको डायरेक्टली P का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में एक चीज़ और फाइंड करने के लिए बोला क्या, दैट इज चेंज इन लेंथ ऑफ द कॉलम। सो कॉलम का चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। नाउ डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। नाउ ये पी एल ए ई मैं किसका लूँ, स्टील का लूँ या कॉन्क्रीट का लूँ, किसी का भी ले सकता हूँ, स्टील का भी ले सकता हूँ, कॉन्क्रीट का भी ले सकता हूँ, क्योंकि जो डेल्टा एल आने वाला है स्टील और कॉन्क्रीट दोनों के लिए सेम ही आने वाला है। सो लेट्स मैं डेल्टा एल जो है स्टील का ही ले लेता हूँ, करेक्ट। सो यहाँ पे आ जाएगा पी एस लोड इन स्टील, सो एंड चेंज इन एंड लेंथ ऑफ स्टील एल एस ए एस इंटू ई एस। सो फोर्स कितना रहा, पी एस का वैल्यू कितना मिला है हमको, पी एस का वैल्यू, चलो पी एस का वैल्यू अगर हमको नहीं लेना है तो चलो ठीक है, मैं ये पी एस अपॉन ए एस को सीधे सिग्मा एस कर देता हूँ, राइट। एंड एल एस अपॉन ई एस है ना, ठीक है, एल एस अपॉन ई एस कर दिया, करेक्ट। नाउ सिग्मा एस कितना है, सिग्मा एस हमने फाइंड किया है 260 मेगापास्कल, 260 इंटू एल एस कितना है 2 मीटर, लेंथ ऑफ स्टील 2 मीटर है, 2 मीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे एम में, 2000 mm हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना दिया है 2 इंटू 10⁻5 मेगापास्कल। सो हमको क्या मिलने वाला है अभी, डेल्टा एल। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करने के बाद में आपको आंसर आता है 2.6 mm। सो इस तरीके से हमने इसका चेंज इन लेंथ भी फाइंड कर लिया। सो आप वीडियो पॉज करके एक सोल्यूशन को नोट डाउन कर लो। नाउ हमने पार्ट्स इन पैरेलल और पार्ट्स इन सीरीज़ के जितने सम करने थे उतने कर लिए। नाउ इतने सम्स करने के बाद में आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका है और नाउ यू आर इन अ पोजिशन सो दैट यू कैन सॉल्व डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बुक। आपके यूनिवर्सिटी में जो भी फेमस बुक है वहाँ से आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और यूनिवर्सिटी में पूछे हुए पहले के क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जितना पढ़ाया है वो आपका बेसिक ही क्लियर करेगा। इतने सम्स की प्रैक्टिस के साथ में अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप अच्छे स्कोर्स नहीं ला पाओगे, आपको शायद डिफ़िकल्टी भी हो पास होने में। सो आपको और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सो ये जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। नाउ
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन, जिसमें हम shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन सीखेंगे। और अब तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ नीडी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें।